अस्सलाम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जेडे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है सीएसएस और बीएमएस में। हमने लेक्चर्स कवर कर लिए थे मैनेजमेंट के, उसके अलावा एचआर मैनेजमेंट के लेक्चर्स कवर हो चुके हैं। मार्केटिंग का भी इससे पहले एक लेक्चर कवर किया है हमने, तो ये मार्केटिंग का दूसरा लेक्चर है। इसके बाद मार्केटिंग का एक और लेक्चर हम कवर करेंगे। उसके बाद हम सप्लाई चेन की तरफ मूव करेंगे और उसके बाद हम एंड में देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पोर्शन। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो इस कोर्स की बाकी वीडियोस भी हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप जो प्रीवियसली अपलोडेड वीडियोस हैं वो भी आप देख सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं जी बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट में हम पहले बात करें बिजनेस बाइंग बिहेवियर की, तो बिजनेस बाइंग बिहेवियर रेफर्स टू द बाइंग बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस that buy goods and services for use in production of other products and services that are sold, rented or supplied to others। अच्छा, बिजनेस मार्केट तो एक ब्रॉडर हमारे पास टॉपिक है। अब हम उसको सब टॉपिक्स में अगर डिवाइड किया हमने, तो सबसे पहले पे हम देखेंगे कि बिजनेस बाइंग बिहेवियर, जैसे कि ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशंस का बिहेवियर होता है जिसमें वो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज को बाय कर रहे होते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो वो रॉ मटेरियल परचेज कर रही है, ठीक है, ताकि अपनी फिनिश गुड्स बनाए, अपनी जो एंड रिजल्ट वो जो पेश कर रहा है कस्टमर्स को, या एंड रिजल्ट में जो अपनी प्रोडक्ट्स कस्टमर को दे रहा है, उसको कंप्लीट करने के लिए या उसको बनाने के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होता है बैकएंड पे, जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं रॉ मटेरियल वगैरह या कोई भी ऐसी आइटम्स होगी, टेंजिबल होगी, इनटेंजिबल होगी, या कोई भी सर्विस होगी जो बाय कर रही है, उसको हम कह सकते हैं कि ये एक बिजनेस बाइंग बिहेवियर प्रोसेस है, बिजनेस बाइंग बिहेवियर है। अच्छा, तो उसके बाद हम बात करें कि बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या होता है। बिजनेस बाइंग प्रोसेस इज द प्रोसेस वेयर बिजनेस buyers determine which product and services are needed to purchase and then find, evaluate and choose among alternative brands। जिस तरह के कंज्यूमर बाइंग का प्रोसेस होता है, वो पहले उसकी नीड रिकग्निशन होती है, फिर उसके बाद वो डिसाइड करता है कि उसने कौन सी प्रोडक्ट परचेज करनी है, वो अल्टरनेटिव्स बनाता है, ठीक है, फिर उन अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट करता है जो उसको बेस्ट सूटेबल लगता है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ जो सर्व कह सकते हैं कि स्पेसिफिकेशन, किसी भी बेस पर वो उसको एवेलुएट कर सकता है। वो उसके बाद अपना परचेज डिसीजन करता है। इसी तरह जो बिजनेसेस होते हैं वो भी जब भी कोई सर्विसेज या प्रोडक्ट्स या गुड्स को रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होते हैं, वो ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं, फिर उस जो एंड में परचेज डिसीजन करते हैं। इस प्रोसेस को हम बिजनेस बाइंग प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो हमारे पास है जी मेजर टाइप्स ऑफ बाइंग सिचुएशंस। बिजनेस बाइंग में बात करें तो मेजर हमारे पास तीन सिचुएशंस आ जाती हैं। पहली आती है जी स्ट्रेट रीबाय। स्ट्रेट रीबाय is a routine purchase decision such as reorder without any modification। तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस जो पहले रूटीन में बाय कर रही होती हैं चीज़ें, या कोई भी रॉ मटेरियल परचेज कर रही होती हैं, किसी एक ही सप्लायर से परचेज कर रही होती हैं, या उन्होंने दो सप्लायर्स रखे हैं अल्टरनेटिव, तो उनसे स्ट्रेट भी बाय कर लेंगे। मतलब जो क्वांटिटी या क्वालिटी पहले बाय करते हैं, उसी क्वांटिटी या क्वालिटी को दोबारा बाय कर लेना, ये होता है जी स्ट्रेट बाय। अच्छा, दूसरी जो बिजनेस बाइंग सिचुएशन होती है वो है जी मॉडिफाइड रीबाय। मॉडिफाइड रीबाय is a purchase decision that requires some research where the buyers want to modify the product specification, price, terms और supplier। स्ट्रेट रिबाय में तो यही था कि जिस सप्लायर से पहले ले रहे हैं उसी से परचेज करना, क्वांटिटी को ना चेंज करना, स्पेसिफिकेशन को ना चेंज करना, या प्राइस को मद्देनजर ना रखना। लेकिन जो मॉडिफाइड रिबाय है वो इसके अपोजिट है, यानी कि इसमें इस तरह होता है कि
कंपनीज जो बाइंग डिसीजन कर रही होती हैं तो वो अपनी डिसीजंस को मॉडिफाई कर लेती हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन के प्रोडक्ट में कुछ स्पेसिफिकेशंस चेंज हों या उसका प्राइस डिफरेंस होना चाहिए या वो कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई की होती हैं पॉलिसी एग्रीमेंट के टाइम पे उसमें कुछ चेंजिंग लेके आते हैं या वो किसी दूसरे सप्लायर की तरफ स्विच करते हैं तो इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड रीबाई। अच्छा, थर्ड नंबर पर बाइंग सिचुएशन है जी न्यू टास्क। न्यू टास्क इज अ परचेज डिसीजन दैट रिक्वायर्स टू रिसर्च सच एज अ न्यू प्रोडक्ट। ये तो उन दोनों से बिल्कुल ही स्ट्रेट व्यू में तो ये था कि वही चीज बाय करते थे। मॉडिफाइड में ये तो ये था कि उसमें कुछ चेंजिंग कर देते स्पेसिफिकेशन या टर्म्स एंड कंडीशंस या कुछ एग्रीमेंट है उसमें चेंजिंग करके बाय करना। और न्यू टास्क में ये है कि टोटली ही न्यू कुछ चीज बाय कर लेना। मतलब पहले कुछ और चीज बाय कर रहे थे तो या कुछ और प्रोडक्ट बना रहे थे तो उसके लिए चीजें बाय कर रहे थे, अब हम कुछ और प्रोडक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे तो अब मैं उसके लिए न्यू रॉ मटेरियल या न्यू सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। तो इस बाइंग सिचुएशन को हम न्यू टास्क सिचुएशन कहते हैं। उसके बाद है जी पार्टिसिपेंट्स इन द बिजनेस बाइंग प्रोसेस। जो बिजनेस बाइंग का प्रोसेस होता है उसमें हमारे पास कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो इसमें जो हमारे पास पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हमारे पास इसमें 5 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आता है यूजर। यूजर्स की हम बात करें तो वो लोग जो एक्चुअली प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज करते हैं ये यूज करेंगे। उसके बाद है जी इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो आपके जो डिसीजन प्रोसेस होता है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन कर रहे हो या अल्टरनेटिव्स को एवेलुएट कर रहे हो तो ये आपके जो बाइंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर बायर्स आते हैं। बायर्स की बात करें तो ये फॉर्मल अथॉरिटी होती है जो सप्लायर को सिलेक्ट करती है। ठीक है, और अरेंजमेंट करती है ताकि जो हमने रॉ मटेरियल या कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेज करनी है तो उसको परचेज करेंगे। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पर है जी डिसाइडर। अच्छा, डिसाइडर की बात करें तो ये फॉर्मल या इनफॉर्मल इनके पास पावर्स होती हैं जो फाइनल सप्लायर सप्लायर को अप्रूव करती हैं। जब बायर्स ने डिसाइड किया ना कि ये सप्लायर होना है या हमने इससे भी चीज़ें परचेज करनी है तो डिसाइडर्स जो होते हैं उसको अप्रूव करते हैं कि ठीक है जी ये सप्लायर है जी, अप्रूव्ड है, आप इसे जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो परचेज कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट पर है जी गेट कीपर्स। गेट कीपर्स वो होते हैं जो इंफॉर्मेशन के फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या इस पूरे प्रोसेस में जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है या इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है, इनवर्ड होता है आउटवर्ड फ्लो होता है, उसको मैनेज करना या कंट्रोल जो कर रहे होते हैं वो होते हैं जी गेट कीपर्स। नेक्स्ट है जी बिजनेस बाइंग प्रोसेस। बिजनेस बाइंग प्रोसेस क्या होता है या इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। बिजनेस बाइंग प्रोसेस तो हमने पहले देख लिया। अब हम इसमें ये देखते हैं कि प्रोसेस में कौन कौन सी चीज़ें या स्टेप्स इंक्लूड होती हैं। सबसे पहले जी प्रॉब्लम रिकग्निशन। सबसे पहले तो यही होता है ना कि कोई प्रॉब्लम होती है कंज्यूमर बाइंग में भी और बिजनेस बाइंग में भी। है कि जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं इसमें कि हमने कोई डाटा मैनेज करना है। ठीक है, किसी हॉस्पिटल की एग्जांपल ही ले लेते हैं हम। हॉस्पिटल में पेशेंट्स का डाटा मैनेज करना है, उनके मेडिकल रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसको इसके लिए अब हम इसको सोल्यूशन चाहिए हमें। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है जी जनरल नीड डिस्क्रिप्शन। अच्छा, जनरल नीड डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि हमें मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि हमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की चीज़ें चाहिए और कितनी क्वांटिटी चाहिए, ये जनरल नीड में आ जाता है। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि हमने ये है कि हमने मेडिकल डाटा मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करना है पेशेंट्स का। अगर हॉस्पिटल की एग्जांपल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में ये है कि हम कोई भी कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स बाय कर रहे हैं तो उसमें जो उनकी जो प्रोसेसर वगैरह रैम वगैरह जो स्पेसिफिकेशन होंगी ये सब चीज़ें उसमें आ जाती हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में।
अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जी सप्लायर सर्च। इसमें हम डिफरेंट सप्लायर्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमने कौन कौन से सप्लायर्स हमारे पास हो सकते हैं, हम किस किस सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। अच्छा, उसके पास है जी प्रपोजल सोलिसिटेशन। अच्छा, ये प्रोसेस है जी, इसमें ये होता है कि हम प्रपोजल रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं अपने सप्लायर्स को अपने प्रपोजल्स दे रहे होते हैं, या उनसे प्रपोजल्स ले रहे होते हैं कि हमें कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करनी है। वो हमें बता रहे होते हैं कि हम आपको ये प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, हम इतनी कॉस्ट लेंगे या इतनी यूनिट्स देंगे या इतना टाइम पीरियड होगा, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होंगी, ये सारी इस चीज़ में इसमें प्रपोजल सॉलिसिटेशन में आ जाती हैं। अच्छा, उसके बाद जो स्टेप आता है उसमें हम सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया सप्लायर्स को, उसके बाद हमारी उनके साथ उन्होंने हमारे साथ हमें प्रपोजल दिए, हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को एनालाइज किया। तो इस प्रोसेस में हम सप्लायर्स को फाइनली सिलेक्ट करते हैं कि हमने कौन से सप्लायर से प्रोडक्ट्स परचेज करनी है। इसमें कुछ हमारी नेगोशिएशन भी हो जाती हैं, जिसमें हम हमारी जो फेवरेबल टर्म्स होती हैं, मतलब जो हमें फेवर कर रही होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, स्पेसिफिकेशन या जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, तो फिर हम सप्लायर को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आता है ये ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन। इसमें ये होता है कि हमने जब फाइनल सप्लायर को सिलेक्ट कर लिया तो फिर हम उनको फाइनल ऑर्डर प्लेस करते हैं, और अपनी जो प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जो टर्म जो कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक फिर हम परचेज करते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट पर आता है परफॉर्मेंस रिव्यू। इसमें ये होता है कि हमने जो परचेज डिसीजन किया है, सप्लायर सेलेक्ट किया है, सप्लायर से अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज परचेज की हैं, तो उसमें हम रिव्यू करते हैं। हम ये चेक करते हैं कि जो सप्लायर है जो हमें प्रोडक्ट्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को एलिवेट करते हैं। ठीक है, जो परचेज टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो उसको फॉलो कर रहा है, जो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। अच्छा, उसके बाद आता है जी मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन देखें तो डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स विद डिस्टिंक्ट नीड्स, characteristics or behavior that might require सेपरेट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और मिक्स। मार्केट सेगमेंट ये होता है कि हम मार्केट्स को स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं। ये हम लोगों की नीड्स वांट्स की बेसिस पर भी कर देते हैं सेगमेंटेशन, या करेक्टरिस्टिक्स पे भी, या लोगों के बिहेवियर पे भी डिवाइड करते हैं, डिफरेंट कल्चर्स की बेसिस पे भी डिवाइड करते हैं, डेमोग्राफिकली भी डिवाइड कर देते हैं, और जियोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली हम मार्केट की जो सेगमेंटेशन करते हैं, या डोमेस्टिक सेगमेंटेशन होगी, इंटरनेशनल सेगमेंटेशन होगी, ये सारी ये है कि हम मार्केट्स को डिवाइड कर देते हैं, ये सब उसमें आ जाती है। उसके बाद है जी मार्केट सेगमेंटेशन। ये क्या है? क्रिएट वैल्यू फॉर टारगेटेड कस्टमर्स। हमारा मेन मकसद तो यही है ना कि हमने कस्टमर्स के लिए वैल्यू क्रिएट करनी है, उनको जो प्रोडक्ट रिक्वायर्ड है उनकी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि अच्छा, एक साइड पर है जी सिलेक्ट कस्टमर टू सर्व, ये, और दूसरी साइड पर है जी डिसाइड ऑन वैल्यू प्रोपोजिशन। सेगमेंटिंग में ये है कि डिवाइड द टोटल मार्केट इनटू स्मॉलर सेगमेंट्स। टोटल जो मार्केट्स है उसको स्मॉलर सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरे नंबर पर है जी टारगेटिंग। सिलेक्ट द सेगमेंट और सेगमेंट्स टू इंटर। हम फिर कुछ जब हमने सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर हम टारगेटिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं कि हम किसी एक सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं, या देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने कौन से सेगमेंट में इंटर करना है ताकि हम कस्टमर्स की नीड को फुलफिल कर सकें। अच्छा, उसके बाद है जी डिसाइड ऑन अ वैल्यू प्रोपोजिशन। इसमें पहले नंबर में डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएट द मार्केट ऑफरिंग टू क्रिएट सुपीरियर कस्टमर वैल्यू।
जब हम कस्टमर को वैल्यू ही नहीं देंगे, उनको बेहतर प्रोडक्ट ही नहीं देंगे, अपने जो कंपेटिटर्स के मुताबिक, मतलब कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं हमें मिलेगा, यानी कि कस्टमर्स हम को बेहतर जो सर्विसेज या प्रोडक्ट्स एज कंपेयर टू द कंपेटिटर्स जो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट भी हो सकती है। ये वेरी करता है कस्टमर्स की बेसिस पे, कोई प्राइस की बेसिस पे वैल्यू ले रहा होता है, कोई जो स्पेसिफिकेशन है या जो ऑफरिंग है या क्वालिटी है, क्वांटिटी की बेस पे डिफरेंशिएशन क्रिएट कर होता है। ये है कि हम कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करें किस तरह, डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें पोजीशनिंग आ रहा है। पोजीशनिंग, पोजीशन द मार्केट ऑफरिंग इन द माइंड ऑफ टारगेट कस्टमर। हमने कस्टमर्स के माइंड को रीड करना है और उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। पोजीशनिंग, टारगेटिंग के साथ इसको पोजीशनिंग कह सकते हैं कि किस टाइम पर हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है ताकि कस्टमर को भी वैल्यू मिले और एज अ रिजल्ट हमारी कंपनी का भी बेनिफिट हो। अच्छा, उसके बाद है जी मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में हम करते हैं जी मार्केट सेगमेंटेशन, हम इसमें कंज्यूमर मार्केट को भी सेगमेंटेशन करते हैं। अच्छा, सेगमेंटिंग बिजनेस मार्केट की अलग सेगमेंटेशन होती हैं। अच्छा, उसके बाद इन सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट, उसके बाद रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव सेगमेंटेशन। ये हमारी हेडिंग्स है, इनको हम आगे एक एक करके डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहले है जी सेगमेंटिंग कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट को सेगमेंटेशन करें तो सबसे पहले नंबर पर रहता है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में हम देखते हैं जी, हम डिवाइड करते हैं अपनी जो मार्केट्स हैं उनको जियोग्राफिकली द बेसिस ऑफ, अगर हम कह लें इसमें नेशन की बेस पर सेगमेंटेशन करते हैं, रीजन की बेस पर करते हैं, स्टेट्स की बेस पर करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ की बेस पर करते हैं, या काउंटीज की बेस पर सेगमेंटेशन करते हैं। तो ये है कि ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें जब भी सेगमेंटेशन में, तो वो हम कहते हैं कि हम ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर मार्केट। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें आता है जी डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन की एक बात करें तो मार्केट्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स को देख रहे होते हैं, मतलब कि हम एज को भी देख रहे होते हैं, हम जेंडर की बेसिस पर भी सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं, फैमिली की बेस पर सेगमेंटेशन करें या फैमिली लाइफ साइकिल की बेस पर करें, इनकम की बेस पर करें, ऑक्यूपेशंस की बेस पर करें, एजुकेशन की बेस पर करें, रिलीजन की बेस पर करें, रेस की बेस पर करें, नेशनैलिटी की बेस पर करें। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनकी बेस पर जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो हम उसको कहते हैं कि ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ कंज्यूमर मार्केट हो रही है। अच्छा, उसके बाद है जी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक ये है कि हम कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं, उनको स्मॉलर में डिवाइड कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स, डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं इसमें। इसमें हम सोशल क्लास की बात करते हैं, जो लाइफ स्टाइल है जो सोसाइटी में, जैसे सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस हैं, अपर क्लास है, मिडिल क्लास है, एलीट क्लास है या लोअर क्लास है, या लोगों के पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इसकी बेसिस पर जब हम सेगमेंटेशन कर रहे होते हैं तो इसको हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कह रहे होते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर जो कंज्यूमर मार्केट की सेगमेंटेशन में है जी, वो है जी बिहेवियर सेगमेंटेशन। बिहेवियर सेगमेंटेशन ये है कि हम डिवाइड करते हैं, बायर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज, उनके एटीट्यूड की बेस पर से कर रहे होते हैं, वो जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे होते हैं, या उनका जो रिस्पांस होता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, या उनका डिफरेंट टाइम में जो जिस तरह का रिस्पांस होता है, यानी कि उनका जिस तरह का बिहेवियर है उसकी बेस पर हम इसमें सेगमेंटेशन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी इंटरनेशनल मार्केट की जो सेगमेंटेशन है उसमें क्या था, इसमें भी ज्योग्राफिकल लोकेशन, जैसे कि पहले हमने देखा है
कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन में जियोग्राफिक सेगमेंटेशन थी, तो हम इसमें जियोग्राफिकल लोकेशन को देखते हैं कि हम कौन सी कंट्री को टारगेट कर दें, डेवलप्ड कंट्रीज में टारगेट कर रहे हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हम टारगेट कर रहे हैं कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को, या डेवलपिंग कंट्रीज में टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आता है जी हमारे पास इसमें इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में ये है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जहाँ हम सेगमेंटेशन कर रहे हैं मार्केट में, या कौन सी मार्केट को हम टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर जब हम इंटरनेशनल मार्केट की सेगमेंटेशन करते हैं तो हम पॉलिटिकल लीगल फैक्टर्स को देखते हैं कि जिस एरिया में हम टारगेट कर रहे हैं या मार्केट की सेगमेंटेशन कर रहे हैं, वहाँ पर जो पॉलिटिकल जो कंडीशंस हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या लीगल ये है कि वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो, फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर SCCP रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करती है कंपनीज के लिए, तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन किस तरह के हैं और पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी हैं, इसमें ये देखते हैं। अच्छा, चौथे नंबर पर कल्चरल है। कल्चरल ये है कि जहाँ पर हम मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं उन लोगों का कल्चर किस तरह का है, उनके सब कल्चर्स कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके कस्टम्स कैसे क्या हैं, उनके नॉर्म्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें कल्चरल फैक्टर्स में आ जाती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज। अच्छा, मार्केट स्ट्रेटजीज में टारगेट मार्केट स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसमें हमारे पास तीन होती हैं। पहली है अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग टारगेट्स द होल मार्केट विद वन ऑफर, मतलब वो डिफरेंशिएट नहीं कर रही होती, वो मार्केट को एज अ होल देख रही होती है। इसमें हम मैस मार्केटिंग की कह सकते हैं कि ओवरऑल जनरल मार्केटिंग कह सकते हैं, मतलब किसी चीज में डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे होते ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम, ज्योग्राफी या डेमोग्राफिक, ऑन द बिहेवियर, मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर रहे होते। फोकसेस ऑन कॉमन नीड्स रादर देन व्हाट्स डिफरेंट। ये मतलब जैसा कि पहले बात किया कि जनरल वो एक ही तरह की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, इसको कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। डिफरेंशिएटिंग मार्केट टारगेट सेवरल डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर फॉर ईच, मतलब ये डिवाइड कर लेती है मार्केट्स को ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, डेमोग्राफी, बिहेवियर, उसके बाद इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर, ये सब चीज़ों में डिवाइड करके जब मार्केटिंग की जाती है तो उसको हम कहते हैं जी डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसमें हम ये गोल इज टू बी अचीव हायर सेल्स, स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो जब हम डिवाइड कर रहे होते हैं ताकि हम हायर सेल्स कर सकते हैं, हमारी सेल्स ग्रोथ हो। अच्छा, इसमें अगर कॉस्ट की बात करें तो इसमें ज़्यादा कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, क्योंकि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में तो हमने जनरल मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अपनाया था तो हमारी कॉस्ट कम आई थी। तो डिफरेंशिएटेड में तो हर सेक्टर के लिए या हर सेगमेंट के लिए अलग से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे तो हमारे पास कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। तीसरे नंबर पर आता है जी माइक्रो मार्केटिंग। माइक्रो मार्केटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टेलरिंग प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू सूट द टेस्ट ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स एंड लोकेशन। इसमें ये होता है कि हम पहले तो ये था ना कि सेगमेंट्स में ज्योग्राफिक की बात होगी, डेमोग्राफिक की बात होगी। इसमें यह है कि हम इंडिविजुअल्स को या किसी एक एरिया को टारगेट करते हैं। जैसे अगर हम रावलपिंडी की बात करें तो हम सदर को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इस्लामाबाद की बात करें तो सेंटोरस हो गया, ब्लू एरिया को टारगेट कर रहे हैं। इस तरह की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसको हम माइक्रो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज कहते हैं। अच्छा, लोकल मार्केटिंग की बात करें, इसमें यह है कि हम ये देखते हैं कि हम प्रमोशंस करते हैं, ब्रांड्स को लॉन्च करते हैं, हम देखते हैं नीड्स एंड वांट्स किसकी, लोकल कस्टमर ग्रुप्स की। इसमें हम सिटीज़ की बात करते हैं, नेबर एरिया,
स्टोर्स की बात करते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें है जी इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग की बात करें तो ये जैसे लोकल में तो ये था ना कि हम किसी एरिया को टारगेट करते हैं, तो इंडिविजुअल मार्केट में ये है कि हम कुछ इंडिविजुअल्स को टारगेट करते हैं जिनका इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी में या एक उस एरिया में, तो हम उनकी बेस पर जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं हम उसको कहते हैं इंडिविजुअल मार्केटिंग। अच्छा, एक मिनट जरा। उसके बाद आता है जी प्रोडक्ट, सर्विसेज और एक्सपीरियंस। सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर्ड इन अ मार्केट फॉर अटेंशन, एक्विजिशन, यूज और कंजम्पशन दैट माइट सेटिस्फाई अ नीड और वांट। प्रोडक्ट की बात करें तो टेंजिबल थिंग्स जो हम ऑफर कर रहे होते हैं मार्केट में, जिससे अटेंशन गेन कर सकता है, कंपनीज अटेंशन गेन करती हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट ऑफर करती हैं लोग उसको यूज़ करते हैं और अपनी नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ये एक टेंजिबल जो चीज़ हम ऑफर कर रहे होते हैं हम, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑफर कर रही होती हैं, इसको प्रोडक्ट कहती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर सर्विसेज। A service is a product that consists of activities, benefits, or satisfactions that is essentially intangible and does not result in the ownership of everything. सर्विसेज में हम इसमें भी कुछ ऑफर कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस कस्टमर को, कस्टमर जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर रहे होते हैं, लेकिन ये इनटेंजिबल्स होती हैं। इसमें अब अगर हम एग्जांपल देखें तो हम अपनी जो इंटरनेट सर्विसेज यूज़ करते हैं, ये इंटरनेट की जो हम पे करते हैं ना, सर्विसेज यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल की जो सिम है कॉल करते हैं तो ये भी सर्विसेज हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में हम डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, ये एक टेंजिबल होती हैं और सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं। तीसरे नंबर पर है जी एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस रिप्रेजेंट व्हाट बाइंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज विल डू फॉर द कस्टमर, यानी कि जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स बाय कर रहे हैं कुछ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को, ठीक है, वो उनको क्या प्रोवाइड करेगी, ठीक है, उनका जो एक्सपीरियंस कैसा होगा, यानी कि उनकी नीड्स एंड वांट्स फुलफिल होंगी या नहीं होंगी। एंड नेक्स्ट है जी हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्लासिफिकेशन। इसमें यह है कि हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्लासीफाई कर लेते हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कस्टमर्स फ्रीक्वेंटली बाय कर रहे होते हैं, इमीडिएट बाय कर लेते हैं या उसको ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करते। आसान अल्फाज में बंदा ये कह सकता है कि डेली यूज़ की जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना उसको कन्वीनियंस प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें इसकी एग्जांपल में देखें तो न्यूज़पेपर हो गया, कैंडीज होगी या कुछ आइसक्रीम वगैरह किसी ने परचेज की, कुछ स्नैक्स हो गए या फास्ट फूड, बर्गर वगैरह, जो मतलब डेली यूज में प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे होते हैं, ये कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर जी शॉपिंग प्रोडक्ट्स। ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जब कंज्यूमर बाय कर रहे होते हैं तो वो उनकी देखते हैं, केयरफुली जज करते हैं कि वो सूटेबल हैं, यानी उनकी क्वालिटी कैसी होगी, कौन सी प्राइस है, प्राइस ज़्यादा तो नहीं है, स्टाइल कैसा है, मतलब जो करंट स्टाइल चल रहा है उसके मुताबिक है या नहीं। तो इसकी जो एग्जांपल हम देखें तो फर्नीचर बाय कर रहे हैं, कोई कंज्यूमर फर्नीचर बाय कर रहा है, कुछ होम अप्लायंस बाय कर रहे हैं या कोई कार बाय कर रहा है, तो वो ये सारी चीज़ें क्वालिटी देखेगा, प्राइस देखेगा, सूटेबिलिटी देखेगा, फिर परचेज करेगा, तो ये शॉपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है जी स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स होती हैं वो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स और ब्रांड्स को आइडेंटिफाई करके जो बायर परचेज करते हैं, वो मतलब डिफरेंट ब्रांड कॉन्शियस कह सकता है बंदा इसको, ठीक है। इसकी एग्जांपल को देखें तो मेडिकल सर्विसेज। अच्छा, डिजाइनर्स के क्लॉथ बाय करती हैं फीमेल, तो मतलब ब्रांड्स को सर्च करती हैं फिर बाय करती हैं। अच्छा,
उसमें कुछ हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो, तो वो भी इसी की एग्जांपल में आती हैं स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स में। फोर्थ नंबर पे है अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। अच्छा, ऐसी चीज़ें, ऐसी प्रोडक्ट्स जो मतलब जिसमें कंज्यूमर या कस्टमर को ऐसा, जो उनकी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं होती लेकिन फिर भी वो बाय करते हैं, और ज़्यादा बाय करने से पहले इतना सोच नहीं रहे होते। इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में ये है कि कुछ लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, अच्छा, या फिर हम मुसलमान है हमारा, तो इधर जब कोई फोत हो जाता है तो जनाजा वगैरह करते हैं, तो जनाजे के लिए जो चीज़ें चीज़ें कफन हो गया या खाने पीने की जो चीज़ें परचेज करते हैं, तो ये होगी। या उसके अलावा थर्ड एग्जांपल देखें तो ब्लड डोनेशन की बात है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, तो इनसे पहले कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर ज़्यादा थिंकिंग नहीं करता, ज़्यादा एनालाइज नहीं करता, बस परचेज कर लेता है। अच्छा, उसके बाद आता है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस बाय कर रहे होते हैं अपनी फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, वो रॉ मटेरियल की सूरत में भी हो सकता है, कोई मटेरियल्स और पार्ट्स भी हो सकते हैं, या कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश जो ले रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस परचेज कर रही होती हैं अपनी फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए। ये होती हैं जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उसके बाद आता है जी ब्रांड। ब्रांड क्या है, किसे कहते हैं? अच्छा, तो ब्रांड की बात करें तो ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन और डिजाइन और a combination of these that identifies the maker or seller of a product or services। ब्रांड एक ऐसा नाम है या ऐसा साइन है या जो टर्म्स हैं या कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो आपकी प्रोडक्ट को दूसरे कंपेटिटर से डिफ्रेंशिएट करता है, ताकि जिसकी वजह से आप कस्टमर्स अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें ब्रांड की आगे ब्रांड इमेज भी आ जाता है, ब्रांड नेम आता है। तो ये हर ऑर्गेनाइजेशन का, हर कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर रही हैं उनका डिफरेंट होता है। और जब ब्रांड नेम चल जाता है तो फिर कस्टमर्स ज़्यादा हो जाते हैं। कस्टमर मतलब ये है कि मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ऑर्गेनाइजेशंस की। इसकी एग्जांपल अगर आप पिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो सेवर्स, सेवर्स क्या है, वो भी पुलाव वगैरह ही देते हैं, ठीक है। और इस तरह अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में और भी इस तरह के बहुत से ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्रांड इमेज या मार्केट वैल्यू किसकी है जी? सेवर्स वालों की है जी। वो अच्छा ब्रांड है, अच्छी क्वालिटी है, मतलब नाम है। पैकिंग, पैकिंग इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर्स और रैपिंग फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट पैकिंग यही है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी जो पैकिंग वगैरह होती है, मतलब डिज़ाइन वगैरह किस तरह की हैं, तो ये नॉर्मल सी चीज़ है। अच्छा, लेबल्स, लेबल्स ये है कि कुछ जो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं या डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद है जी हमारे पास ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज की अगर हम बात करें तो हम दो चीज़ों में इसमें डिवाइड करते हैं। एक प्रोडक्ट कैटेगरीज की बेसिस पर होता है, और एक हमारे पास एक्स एक्सिस में प्रोडक्ट कैटेगरी है और वाई एक्सिस पे ब्रांड नेम है। अच्छा, अगर हम लाइन एक्सटेंशन की बात करें तो लाइन एक्सटेंशन में ये होता है कि हम उस एग्जिस्टिंग पर ही जा रहे होते हैं, ब्रांड नेम भी एग्जिस्टिंग यूज करते हैं, और ब्रांड की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज भी हैं वो भी जिस तरह चल रहा है उस वही चीज कैटेगरी में देख रहे होते हैं, लेकिन उसको एक्सटेंशन कर रहे होते हैं, मतलब उसको बढ़ा रहे होते हैं ताकि हम यानी कि यूनिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर दी। इसमें यह है कि लाइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर ब्रांड एक्सटेंशन की बात करें तो ब्रांड एक्सटेंशन में यह है कि प्रोडक्ट कैटेगरी न्यू आ जाती है हम, लेकिन ब्रांड नेम वही होता है, हम उसी ब्रांड नेम से कुछ नई प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। तो ये होता है जी हम ब्रांड की एक्सटेंशन कर रहे हैं। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है जी मल्टी ब्रांड्स। मल्टी ब्रांड्स में यह है कि प्रोडक्ट कैटेगरी सेम ही है,
पहले भी कुछ ऑफर कर रहे थे, जैसे हमने सेवर की एग्जांपल ली तो वो पुलाव ऑफर कर रहे हैं, तो मतलब है पुलाव ही ऑफर करेंगे, लेकिन ब्रांड नेम चेंज करेंगे, यानी मल्टी ब्रांड्स में जाएंगे। चौथे नंबर पर है जी न्यू ब्रांड्स। ये टोटली ही न्यू चीज़ है, मतलब ब्रांड नेम भी हम इसमें चेंज कर देते हैं, और ब्रांड की जो प्रोडक्ट की कैटेगरीज है डिफरेंट प्रोडक्ट को ऑफर करते हैं, और न्यू न्यू ब्रांड नेम भी रख लेते हैं। तो ये ऐसी डेवलप ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है जिसमें दोनों चीज़ें न्यू हो जाती हैं। अच्छा, उसके बाद है जी वेज टू ऑब्टेन न्यू प्रोडक्ट। हम न्यू प्रोडक्ट को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? पहले नंबर पर जी एक्विजिशन। एक्विजिशन रेफर्स टू द बाइंग ऑफ अ होल कंपनी, अ पेटेंट और अ लाइसेंस टू प्रोड्यूस समवन एल्स प्रोडक्ट। यानी कि हम किसी कंपनी को बाय कर लेते हैं, हम पेटेंट लाइसेंस ले लेते हैं, फ्रेंचाइज ओपन कर लेते हैं, ठीक है, किसी और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं उसको सेल करने के लिए, इसमें को कहते हैं एक्विजिशन। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें आता है न्यू प्रोडक्ट्स को कैसे ले सकते हैं? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, product modification, and new brands development from the firm's own research and development organizations। न्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जाती हैं, न्यू प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इम्प्रूवमेंट लेकर आती हैं, या किसी प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर रही होती हैं, या न्यू ब्रांड्स डेवलपमेंट की तरफ जा रही होती हैं। किसकी बेसिस पे? पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती हैं और उसकी बेसिस पे न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू ब्रांड की तरफ जा रही होती हैं, इसको कहते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। उसके बाद है जी मेजर स्टेजेस जो होते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, तो वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो है जी आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में ये है कि सिस्टमेटिक सर्च होती है, जिसमें न्यू प्रोडक्ट का आइडिया आता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो इसकी जो सोर्सेज की हम बात करें तो ये इंटरनल सोर्सेज भी हो सकती हैं। अच्छा, कंपनी की फॉर्मल रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो डिपार्टमेंट है वो भी बता सकते हैं ये। अच्छा, या कुछ स्टाफ भी या मैनेजमेंट भी बता सकती है कि हमें ये आइडिया है, हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर इसमें एक्सटर्नल्स भी हो सकती हैं। एक्सटर्नल में कोई कंपनी से आउटसाइड कोई आउटसोर्सिंग हो सकती है, या कस्टमर्स के आइडिया को लेकर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की जाए, या कंपेटिटर से आइडिया लिया जाए, सप्लायर्स से कोई न्यू आइडिया लिया जाए। तो ये होता है जी आइडिया जनरेशन। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का जो स्टेज आता है वो आइडिया स्क्रीनिंग। हम इसमें आइडिया स्क्रीनिंग में आइडेंटिफाई करते हैं आइडियाज़ को, ठीक है। गुड आइडियाज़, जो अच्छे आइडियाज़ होते हैं उनको पिक करते हैं, ठीक है, और जो जिनका आइडियाज़ का बेनिफिट हमें नज़र नहीं आ रहा था उनको ड्रॉप करते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ देखें, RWW स्क्रीनिंग फ्रेमवर्क। इसमें आर, पहले आर से बनता है इज इट रियल, यानी कि इससे हमें कोई फ़ायदा हो, मतलब ये ओरिजिनल है, ठीक है, चलेगा। अच्छा, दूसरे नंबर डब्ल्यू से बनता है कैन वी विन, यानी कि हम हमारी जो कंपनीज का मेन गोल क्या है जी? प्रॉफिट, क्या हमें प्रॉफिट मिलेगा? अच्छा, इज इट वर्थ डूइंग, के अच्छा है हमें कि इसकी हमारी वर्थ पड़ेगी, कंपेटिटर से एडवांटेज मिलेगा हमें। तो ये चीज़ें आइडिया स्क्रीनिंग में हम देखते हैं, रियल है, विन सिचुएशन क्रिएट होगी, या और हमें वर्थ मिलेगी या नहीं मिलेगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है जी कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट में पहले तो प्रोडक्ट आइडिया हो गया, ठीक है, कि पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन सी होंगी, या पॉसिबल प्रोडक्ट हम क्या ऑफर करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर प्रोडक्ट कंसेप्ट होता है। प्रोडक्ट कंसेप्ट ये डिटेल होता है कि जो आइडिया स्टेटेड है वो कंज्यूमर के माइंड में हमारी जो क्या मीनिंगफुल इमेज बना रहा होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर जी प्रोडक्ट इमेज, इसमें देखते हैं हम, ये है कि सॉरी, प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये था कि इज अ डिटेल वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड इन मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स। कंज्यूमर टर्म्स में जो मीनिंगफुल वर्जन क्रिएट करेगा। और प्रोडक्ट इमेज ये होता है कि कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को एक्चुअली
कैसे परसीव करता है, एक्चुअल हमारे प्रोडक्ट को कैसे देख रहा होता है, ये हमारा होता है प्रोडक्ट इमेज। उसके बाद चौथे नंबर पर है जी, इसमें चौथा स्टेप है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट। हम डेवलप करते हैं कि हमने कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी करनी है, इनिशियल में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे जाएंगे, क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। हम डिस्क्राइब करते हैं टारगेट मार्केट को, वैल्यू प्रोपोजिशन जो क्रिएट करेंगे, ठीक है, हमारी जो सेल्स का और प्रॉफिट का जो गोल होगा हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो उसके बाद पांचवें नंबर पर स्टेप आता है जी बिजनेस एनालिसिस। हम अपने बिजनेस को एनालाइज करते हैं कि अपनी सेल्स को देखते हैं, कॉस्ट को देखते हैं, ठीक है, हम फ्यूचर की जो प्रोजेक्शंस है प्रॉफिट की उसको देख रहे होते हैं कि ये कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद है जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो फिर एक्चुअल में हम जब हम सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, आइडिया स्क्रीनिंग होगी, कंसेप्ट डेवलपमेंट होगी, ठीक है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को डिफाइन कर लिया, अपनी स्वॉट एनालिसिस कर लिया, जिस तरह बिजनेस एनालिसिस को हम स्वॉट एनालिसिस भी कह सकते हैं कि हमने अपने अपना एनालिसिस कर लिया, उसके बाद हम प्रोडक्ट को एक्चुअल डेवलप कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट क्रिएट होगी, उसके बाद हम टेस्ट मार्केटिंग करते हैं। टेस्ट मार्केटिंग में ये है कि जब हमने प्रोडक्ट को बना लिया, तो ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, मार्केटर्स को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकें, और ताकि हम हमारा जो इस तरह टेस्टिंग में जो एक्सपीरियंस होगा ना, अगर हमें पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है तो हम एक्चुअल में प्रोडक्ट को जो मार्केट में लॉन्च करेंगे। अच्छा, लास्ट पर है जी कमर्शलाइजेशन। जब हमने टेस्ट मार्केटिंग कर ली, हमें पॉजिटिव रिस्पांस आया, तो हम लास्ट में कमर्शलाइजेशन ये है कि हम एक्चुअल में न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमने कौन सी मार्केट सेगमेंट को टारगेट करना है, ठीक है, कंज्यूमर की बेसिस पे भी हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट की बेसिस पर होता है। इसमें ये है कि हम एक्चुअल न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी हमारे पास प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में जो सबसे पहले नंबर पर आता है जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये देखें तो हमारे पास ये है कि ज़ीरो से हम स्टार्ट कर रहे होते हैं, हमारी सेल्स भी ज़ीरो होती हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारा जो होता है नेक्स्ट स्टेज होता है इंट्रोडक्शन स्टेज होता है। इसमें ये देखें हमारी जो सेल्स होती है ना, वो ग्रोथ कर रही होती हैं, और जो प्रॉफिट होता है नहीं होता। ये रेड जो लाइन है ये प्रॉफिट को शो कर रही है, और ग्रीन लाइन सेल्स को शो कर रही है। स्टार्ट में तो इन्वेस्टमेंट थी तो प्रॉफिट तो था ही नहीं, बिल्कुल सिर्फ कॉस्ट ही थी, तो क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे थे। जब इंट्रोडक्शन किया तो इस स्टेप तक हमारी सेल्स इंक्रीज हुई हैं, लेकिन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो नहीं आ रहा है, इनिशियली तो प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, क्योंकि हमारी जो कॉस्ट होती है उसको रिकवर करना होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जी ग्रोथ का स्टेज है। अच्छा, इसमें होता है कि मार्केट एक्सेप्टेंस हो रही होती है हमारी प्रोडक्ट की, हमारी कस्टमर्स को हमारी प्रोडक्ट पसंद आ रही होती है, हमारी प्रोडक्ट्स को परचेज कर रहे होते हैं। तो उसमें देखें सेल्स पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, और इसमें हमारा जो देखें रेड लाइन जो है प्रॉफिट की, ये भी हमें प्लस में आना शुरू। पहले तो मतलब प्रॉफिट हो ही नहीं रहा था, मतलब लॉस में जा रहे थे, तो अब प्रॉफिट भी आना शुरू हो गया है। अच्छा, चौथे नंबर पर देखें तो हमारे पास मेच्योरिटी स्टेज है, सॉरी। अच्छा, इसमें ये होता है कि देखें पहले तो हमारे पास ये थी सेल्स थी, ग्रोथ कर रही थी, पहले तो बिल्कुल ही ग्रोथ कर रही थी इंट्रोडक्शन के बाद। ग्रोथ के बाद इसमें मेच्योरिटी में ग्रोथ करती रहती हैं, एक पॉइंट आता है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट मेच्योर हो जाती है, वहाँ से फिर हमारी जो होती हैं सेल्स वो डिक्लाइन करना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, और जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट भी क्योंकि सेल्स डिक्लाइन हो रही है, मेच्योरिटी हमने अचीव कर लिया, हमने मैक्सिमम प्रॉफिट भी अचीव कर लिया, तो उसके बाद फिर हमारा प्रॉफिट जो होता है वो भी डिक्लाइन करने शुरू हो जाता है। अच्छा, लास्ट जो इसमें स्टेज आता है वो आता है डिक्लाइन। सेल्स तो देखें पहले कितनी ज़्यादा थी मेच्योरिटी में,
मेच्योरिटी के वाले स्टेप में थोड़ा सा नीचे आई, तो जब डिक्लाइन की तरफ आई तो अचानक से नीचे आ गई, जिस तरह पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर गई थी। तो इसी तरह जब हमारी सेल्स कम हो जाएंगी तो दूसरी तरफ हमारी जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट वाली लाइन भी हमारी नीचे की तरफ मूव करेगी। अच्छा, उसके बाद आता है जी प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट ऑफ मनी चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। It is the sum of all the values that consumer give up in order to gain the benefits of having or using product or services. प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की जो चार्ज कर रही होती हैं ऑर्गेनाइजेशंस, वो यही है कि जो उसकी जो प्रोडक्ट की है जी मनी जो चार्ज हो रही होती है उस प्रोडक्ट की, कोई भी हम बीइंग अ कंज्यूमर या कस्टमर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, एज अ रिजल्ट जो हम पैसे पे कर रहे होते हैं वो उसकी प्राइस होती है। प्राइस प्राइस कैसे होती है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया, ठीक है, कोई ऑफर करी है सर्विसेज, तो वो अपने जो टोटल कास्ट है उसको देखेंगे हमारी कितनी कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल उस पर 90 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, तो वो अपना कुछ मार्कअप रख के 100 रुपीज़ की प्राइस सेट कर देंगे। तो हम जब प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो हम उनको 100 रुपीज़ परचेज करेंगे, तो ये एक ऐसा 100 रुपीज़ क्या होगी, प्राइस होगी। और इसमें 90 रुपीज़ क्या थी, ये कॉस्ट थी। और जो बीच में 10 रुपये का मार्जिन है, ये उनका क्या हो गया जी, मार्कअप हो गया, यानी कि उनका प्रॉफिट हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। अच्छा, मेजर प्राइसिंग स्ट्रेटजीज में हम देखते हैं, पहली है जी कंज्यूमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। हम कंज्यूमर सॉरी कस्टमर वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, यानी कि हम कस्टमर्स को वैल्यू क्रिएट करने के लिए की बेसिस पर के हमारा एंड मकसद यही होता है कि हम कस्टमर को वैल्यू मतलब उनके लिए वैल्यू क्रिएट करें। ये ऊपर कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है तो ये वैल्यू बेस्ड है। तो वैल्यू बेस्ड में ये होता है कि हम असेस करते हैं कस्टमर की नीड्स को, उनको क्या वैल्यूज चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर हम टारगेट्स को सेट करते हैं, सेट टारगेट प्राइस टू मैच कंज्यूमर कस्टमर परसीव वैल्यू। हम ऐसी प्राइस सेट करते हैं जिसके कस्टमर को वैल्यू मिले, वो परसीव करे और उससे डिसअपॉइंट ना हो, उसकी सेटिस्फेक्शन हो। तीसरे नंबर पर देखें डिटरमाइन कॉस्ट दैट कैन बी इंकर्ड। हम देख लेते होते हैं, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि हम किसी भी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उस पर मार्कअप रख के ही कुछ प्रोडक्ट ऑफर कर रहे होते हैं ताकि हमें लॉस तो ना होना। तो जैसे प्रोडक्ट पे हमने एग्जांपल दी थी कि 90 कॉस्ट थी, तो हम 100 रुपीज़ की प्राइस सेट करेंगे। तो इसमें हम ये भी देख रहे होते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो तो हमें रिकवर हो रही है नहीं। चौथे नंबर पर डिज़ाइन प्रोडक्ट टू डिलीवर डिजायर्ड वैल्यू एट टारगेट प्राइस। जब हमने टारगेट प्राइस सेट कर ली तो हम ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं ताकि कस्टमर्स को वैल्यू भी मिले और हमारी जो कॉस्ट है वो भी रिकवर हो और हमें प्रॉफिट भी मिले। इस पर जो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग है उसको भी देख लेते हैं। वो होती है जी हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है, हम उसको ये टोटली हम कॉस्ट पे बेस कर होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल देखी है ना, 90 रुपीज़ कॉस्ट आ रही है ना, तो हमने देखना है कि हमने 90 रुपीज़ से कितना ऊपर रखना है ताकि हमारी जो हमें प्रॉफिट अर्न हो। तो हम ऐसी प्राइस सेट करते हैं, यानी कि अब 90 रुपीज़ हमारी कॉस्ट आई थी ना, 100 सेट करेंगे ताकि ये हम कॉस्ट की बेस पर करें ना, तो हमारी 90 कॉस्ट आई थी, हम 100 इसलिए सेट कर रहे हैं ताकि हमें 10 रुपये का प्रॉफिट हो। लास्ट पर इसका है जी कन्विंस बायर ऑफ प्रोडक्ट्स वैल्यू। बायर को हम इसमें कन्विंस करते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट को परचेज करें। नीचे वाले में तो यह था ना कि हम वैल्यूज ऐसी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, ऐसी कॉस्ट प्राइस ऑफर करते हैं, ठीक है, कस्टमर्स खुद परचेज करते हैं। ऊपर वाले में तो यह है कि हम कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में ये है कि हम कस्टमर्स को कन्विंस करते हैं, उनको फ़ायदे बताते हैं ताकि वो हमारी प्रोडक्ट्स को परचेज करें। कॉस्ट बेस में तो देखा है हम तीन तरह की कॉस्ट बेस प्राइसिंग करते हैं। हम फिक्स कॉस्ट की बेस पर करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट की बेस पर करते हैं, या प्रोडक्ट पे टोटल कॉस्ट जो आ रही होती है उसकी बेस पर करते हैं। फिक्स कॉस्ट की बेस पर हम कॉस्ट की प्राइसिस सॉरी प्राइसिंग करें तो हम हमारे पास फिक्स कॉस्ट क्या होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वहाँ का रेंट है, अच्छा, जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है, ठीक है, हम जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं,
अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हम दे रहे हैं, ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट होती है ना। इसकी बेस पर जो ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस सेट कर रही होती हैं, तो वो आता है जी फिक्स कॉस्ट प्राइसिंग। वेरिएबल कॉस्ट, अच्छा वेरिएबल कॉस्ट की बेस पर जो कंपनीज प्राइसिंग कर रही होती हैं, ये है कि ये प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंट होगी। अगर आपने 500 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट और डिफरेंट होगी, और ये पहले से कम हो जाएगी। अगर आप 50 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये इसकी वेरिएबल कॉस्ट और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितनी यूनिट्स बढ़ेंगी उतनी वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। इसकी बेसिस पर जो ऑर्गेनाइजेशनल प्राइस सेट कर रही होती हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट की बेस पर सेट कर रही होती हैं। और लास्ट पे टोटल कॉस्ट यह है कि जब इन दोनों को कंबाइन कर लिया होता है, लास्ट पे जो एग्जांपल लिया है 90 रुपीज़ वाली, 90 रुपीज़ टोटल कॉस्ट है, मतलब उसमें फिक्स भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन की टोटल किसी भी यूनिट पे 90 रुपीज़ कॉस्ट आ गई है। तो वो जब सेट करती हैं प्राइस को 100 रुपीज़ पे, तो वो अपना 10 रुपये का मार्कअप या प्रॉफिट रख के प्राइस सेट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरे नंबर पर आता है जी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग ये होता है कि हम प्राइस को सेट कर रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपेटिटर्स। कंपेटिटर्स जो स्ट्रेटजीज अपना रहा होता है, वो अपनी उनकी जो कॉस्ट आ रही है, ठीक है, वो जो प्राइस सेट कर रहा है उसके उसके या जो प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर कर रहा है, हम उसको एनालाइज करते हैं और उसके मुकाबले में ऐसी प्राइस सेट करते हैं जिससे हमें मतलब कस्टमर्स अट्रैक्ट हों हमारे प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, हमारे ब्रांड की तरफ अट्रैक्ट हों, और वो कंपेटिटर्स को छोड़ें और हमें कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए। यही कि हम कंपेटिटर की स्ट्रेटजीज के मद्देनजर रखते हुए अपनी प्राइस सेट करते हैं। इसमें कंज्यूमर विल बेस देयर जजमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट वैल्यू ऑन द प्राइस दैट कंपटीटर चार्ज फॉर सिमिलर प्रोडक्ट। ये जैसे कि हमने पहले बात की है कि हम कंपटीटर्स को ये एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंपटीटर्स लैपटॉप प्रोवाइड कर रहे हैं, सैमसंग वाले लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है। तो अब जो दूसरी कंपनीज हैं, लिनोवो होगी, एचपी होगी, वो भी लैपटॉप प्रोवाइड करेंगी और प्राइस इस तरह की सेट करेंगी कि उनकी जो प्राइस है वो सैमसंग से कम हो, और जो स्पेसिफिकेशंस हैं तकरीबन मैच ही करती हों। तो इस तरह कस्टमर अट्रैक्ट होगा एचपी वालों की तरफ से, और उनकी जो उनको कंपेटिटर एडवांटेज मिलेगा। तो ये होती है जी कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। ये था जी आज का लेक्चर। इसमें हमने जो मार्केट सेगमेंटेशन को देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं, उसके बाद हमने ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज देखी, उसके बाद हमने न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस को देखा, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात की, और हमने दो तरह की प्राइसिंग स्ट्रेटजीज देखी हैं, एक वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी और कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसके बाद हमारा एक और लेक्चर मार्केटिंग का होगा, उसको उसमें हम जो बाकी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जी सप्लाई चेन का जो सेक्शन है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और अगर आपके माइंड में कुछ सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।